नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप अगर अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये चैनल अभी नया है तो मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। साथ ही हम आज से एक और कंटेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें आप समय समय पर यह बात सुनने को मिलती रहती है कि नारी संरक्षण गृहों में दुराचार भी होते हैं, लेकिन जसवंती ने तो अपने निजी संरक्षण गृह, अपना घर को एक तरह से वेश्यालय ही बना लिया था। अदालत ने जसवंती और उसके साथियों को सख्त सजा देकर 18 अप्रैल 2018 को पंचकूला की सीबीआई अदालत के विशेष जज जगदीप सिंह की कोर्ट के भीतर बाहर लोगों की काफी भीड़ थी। उल्लेखनीय है कि इन्हीं विशेष न्यायाधीश ने 28 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख कथित संत गुरमीत राम रहीम सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। आज उन्हीं विद्वान एवं सक्षम न्यायाधीश द्वारा हरियाणा के एक अन्य बेहद चर्चित रहे केस का फैसला सुनाया जाना था। वहां मौजूद लोगों को इसी केस का फैसला सुनने का बेसब्री से इंतजार था। दरअसल इन लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जज महोदय इस केस का भी ऐतिहासिक फैसला ही सुनाएंगे, मगर जज साहब ने उस रोज इस केस का फैसला तो नहीं सुनाया। अलबत्ता फिलहाल जसवंती देवी, जसवंत, शीला, वीना, सतीश, रामप्रकाश सैनी, जय भगवान, सिम्मी व रोशनी वगैरह अभियुक्तों को विभिन्न आरोपों में दोषी करार दे दिया, जबकि एक आरोपी अंग्रेज कौर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषियों को सजा सुनाए जाने की तारीख 24 अप्रैल 2018 निर्धारित की गई थी। कहावत है कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसी के मद्देनजर समाज के ठुकराए लोगों पर मानवीय रहमोकरम दिखाने का आश्रय स्थल स्थापित करने का प्रावधान रखा गया था। खासकर उन बच्चों का भविष्य संवारने को ज्यादा तरजीह दी गई थी जो किसी वजह से यतीम करार दे दिए गए थे या फिर वे मानसिक रूप से कमजोर थे। सरकारी स्तर पर उन्हें संरक्षण देने के अलावा इस तरह की अनेक निजी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया गया था। ऐसे कामों पर हर साल करोड़ों रुपया खर्च भी किया जाता रहा था, मगर कुछ लोगों ने इसकी आड़ में न केवल अनैतिक कार्य करने शुरू किए बल्कि गलीज धंधे की तरह इससे पैसा भी खूब कमाया। लेकिन गलत काम की एक दिन पोल खुलती ही है। मई 2012 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली पुलिस ने 3 लड़कियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा था। इनसे पूछताछ की गई तो इनकी आपबीती सुनकर पुलिस वालों के जैसे होश उड़ गए। तत्काल मामला उच्चाधिकारियों के नोटिस में लाया गया। अपना घर नाम से हरियाणा के शहर रोहतक की श्रीनगर कॉलोनी में एक ऐसा एनजीओ चलाया जा रहा था जिसकी प्रसिद्धि चंद सालों में कहीं से कहीं पहुंच गई थी। इस संस्था की संचालिका इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। समाज सेवा के कार्यों के लिए उसे कितनी ही बार सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार, जिसमें 1 लाख रुपया नकद दिया जाता है, से भी उसे नवाजा गया था। जुवेनाइल कोर्ट की सदस्य के रूप में भी उसे मनोनीत किया हुआ था। इस एनजीओ को सरकार की तरफ से मोटी आर्थिक मदद मिल रही थी। यहाँ सैकड़ों बच्चे थे जिनकी हर तरह की देखभाल के अलावा उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी इस संस्था पर था। दिल्ली में संदिग्ध हालत में पकड़ी गई उक्त 3 लड़कियां भी सदस्यों के रूप में अपना घर में रह रही थीं। कुछ दिन पहले ये भागकर दिल्ली चली गई थी, जहां संदेहास्पद स्थिति में पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। पूछताछ में इन्होंने पुलिस को बताया था कि अपना घर की संचालिका जसवंती नवाल, उसकी छोटी बेटी सिम्मी और एक दामाद जय भगवान न केवल संस्था के लोगों से मारपीट करते थे बल्कि वहां आश्रय ले रही लड़कियों का दुराचार के लिए भी इस्तेमाल करते थे। मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के नोटिस में लाया गया तो आयोग की 4 सदस्यीय टीम डा अजय कुमार, दिनेश लाहौरिया, विनोद टिक्कू व रामानाथ नैयर ने 9 मई 2012 को अपना घर पर पुलिस की मदद से रेड कर दी। तदनंतर 120 लोगों, जिनमें 94 अवयस्क व औरतों को इस प्रोटेक्शन होम से बचाकर 62 बच्चों व 32 महिलाओं के बयान दर्ज करने के बाद उनका मेडिकल करवाया गया। इनके बयानों में यह बात उभर कर सामने आई कि केंद्र की संचालिका जसवंती नवाल लड़कियों को दिल्ली भेजकर उनसे देह व्यापार करवाती थी। कोलकाता की रहने वाली 18 वर्षीय लड़की समीना बदला हुआ नाम ने अपने बयान में बताया था कि 1 साल पहले पुलिस ने उसे आवारागर्दी के आरोप में स्थानीय रेलवे स्टेशन से पकड़ा था। चूंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसे अपना घर के संरक्षण में भेज दिया गया था। यहाँ उससे गलत काम करवाया जाने लगा। इस गलत काम के बारे में उसने पूरा विस्तार से बताया। उसके बताए अनुसार अन्य कई लड़कियों के साथ उसे भी अक्सर दिल्ली के जी.बी.
रोड पर ले जाकर वहां के वेश्यालयों में देह व्यापार करवाया जाता था। समीना का आरोप था कि संचालिका कई लड़कियों को एक साथ ले जाया करती थी, जिसके लिए एक दिन पहले लड़कियों को समझाया बुझाया जाता था। जो लड़की इनके कहे अनुसार चलती थी उसे खूब खिलाया पिलाया जाता था, उससे अच्छे ढंग से बात की जाती थी। जो आनाकानी करती उसके साथ मारपीट की जाती, खाना भी न देकर उसे रात भर नंगा रखा जाता था। बयान के अनुसार अपना घर की लड़कियों को कई बार आसपास के गांवों में भेजकर भी उनसे देहधधा करवाते हुए ग्राहकों से मोटी रकम वसूली जाती थी। जय भगवान पर आरोप था कि वह इन लड़कियों से मारपीट करने के अलावा इनसे दुराचार भी किया करता था। जसवंती ये देखकर भी आंखें फेर लिया करती थी। यदि कोई लड़की संचालिका से शिकायत करने जाती तो वह अपने ऑफिस के दरवाजे बंद करवाकर उसकी जमकर पिटाई करवाती थी। सिम्मी तो ऐसी लड़कियों को कुछ ज्यादा ही पीटा करती थी। दिल्ली में पकड़ी जाने वाली लड़कियां इसी सब से परेशान होकर वहां से भागी थीं। अब उन्हीं के माध्यम से अपना घर का घिनौना सच बाहर आ गया था। पुलिस ने इस संबंध में समीना की तहरीर के आधार पर भादमवी की धाराओं 294, 323, 342, 354, 376, 109 और 506 के अलावा इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट प्रिवेंशन की धारा 3, 4, 5 व बांडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट के सेक्शन -16 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर 10 मई 2012 को जसवंती नवाल, सिम्मी और जय भगवान को गिरफ्तार कर लिया। इसी दिन इन तीनों आरोपियों को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके 3 दिनों के कस्टडी रिमांड पर ले लिया गया। इनसे पूछताछ के अलावा अपना घर की तलाशी भी शुरू कर दी गई थी। आयोग की टीम के अलावा रोहतक के तत्कालीन एसपी विवेक शर्मा, एसडीएम पंकज यादव, डीएसपी सुमित कुमार, लेडी डीएसपी धारणा यादव, समाज कल्याण अधिकारी एम.पी. गोदारा व रोहतक रेंज के आईजी आलोक मित्तल भी अपनी टीमों के साथ इस काम में आयोग को अपना सहयोग दे रहे थे। आईजी आलोक मित्तल ने तो ये भी घोषणा कर दी कि रोहतक रेंज में आने वाली उन सभी एनजीओ की व्यापक जांच होगी जहां बच्चों व युवतियों को संरक्षण दिया जाता है। इस संबंध में उन्होंने तत्काल रोहतक, झज्जर, पानीपत व सोनीपत के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट भिजवाने के आदेश भी कर दिए। अपना घर की व्यापक तलाशी लिए जाने पर इसके कमरों से करीब 2 दर्जन डंडे, लोहे की रॉड, मोटे रस्से व दरांत वगैरह बरामद हुई। यहाँ के बच्चों ने बताया था कि उन्हें इन्हीं डंडों व रॉड से पीटा जाता था। अनेक बार रस्सों से बांधकर पंखे से भी लटका दिया जाता था। कई बार जसवंती इन्हें खेतों पर ले जाकर दरांत से फसल भी कटवाया करती थी। यहाँ रहने वाली एक महिला ने आयोग की टीम व पुलिस के सामने केंद्र की संचालिका जसवंती नवाल पर अपना बच्चा बेचने का आरोप भी लगाया। अपने आरोप में उसने बताया कि करीब 3 महीने पहले जब उसने अपना घर में रहते हुए एक बेटे को जन्म दिया था तो जसवंती ने उसका बेटा उठाकर किसी को बेच दिया था। उसके शोर मचाने पर उसे 10,000 रुपए देते हुए जसवंती ने कहा था, तुम्हारी हालत पर तरस खाकर मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। आगे ज्यादा शोर मचाया तो पैसे भी वापस छीन लूंगी और पंखे से उल्टा टंगवा के धुलाई भी ऐसी करवाऊंगी कि जिंदगी में दोबारा बच्चा जनने के काबिल नहीं रहेगी। इस धमकी से औरत अवसाद में तो चली ही गई, भयभीत भी इस कदर हुई कि 3 महीनों तक मुंह खोलने का साहस नहीं जुटा पाए। अब पुलिस के हाथों जसवंती को प्रताड़ित होते देख उसका भी साहस लौट आया था। एसपी विवेक शर्मा ने इस औरत के बयान दर्ज करवाकर मामले की व्यापक छानबीन शुरू करवा दी। कुछ महिलाओं ने बताया कि यहां छापेमारी की सूचना जसवंती नवाल को गई थी तो उसने ऐसे करीब दर्जन भर बच्चों को वहां से भगा दिया था जिनकी उस दिन बेतहाशा पिटाई हुई थी। इस तरह के संगीन आरोप सामने आने पर आयोग की टीम सख्ते में आ गई थी। 9 मई को देर रात तक जांच करते रहने के बाद 10 मई की सुबह ही टीम के सदस्य फिर से अपना घर में आ पहुंचे थे और लगातार छानबीन करते रहे थे। संस्था से संबंधित पूरा रिकॉर्ड इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। उपस्थिति रजिस्टर से लेकर हर बच्चे के बारे में उपलब्ध जानकारी रखने वाला रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया था। इस बीच 8 अन्य युवतियों ने आयोग की टीम के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि अपना घर में उनके साथ दुराचार हुआ है। उनका मेडिकल करवाकर उनकी शिकायतों से संबंधित छानबीन भी शुरू कर दी गई। व्यापक छानबीन व पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि जसवंती ने अपने ममेरे भाई सतीश के साथ मिलकर छापामारी से एक रोज पहले 6 लड़कियों को दिल्ली ले जाकर छोड़ दिया था। इस पर जसवंती के ममेरे भाई सतीश को काबू करके उससे गहन पूछताछ की गई। उसने पुलिस को बताया कि 8 मई की रात में वह अपना घर की 6 युवतियों को स्कॉर्पियो गाड़ी में ले जाकर दिल्ली के बवाना क्षेत्र में छोड़ आया था। सतीश के बताए अनुसार जसवंती भी उसके साथ गई थी। इस तरह की जानकारी सामने आने पर सिविल लाइंस थाने में अन्य केस दर्ज कर सतीश को विधिवत गिरफ्तार कर अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उक्त लड़कियां कहां हैं, इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिल रही थी।
मालूम पड़ा कि लड़कियां मानसिक रूप से परेशान थीं। अपना घर की चल रही गहन छानबीन में पुलिस के सामने 17 ऐसे बच्चे भी आए जिनका संस्था के रिकॉर्ड में कहीं कोई उल्लेख नहीं था। सूखी रोटी देने के नाम पर इनसे मजदूरी करवाई जाती थी। इस प्रकरण का काला सच उजागर होते ही इस विषय ने जैसे देश भर में बहस का रूप ले लिया। इस बात की भी जोरदार चर्चा होने लगी कि इस संस्था को जिला प्रशासन ने केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता तो नियमित दी, लेकिन रिकॉर्ड को जांचने की जहमत कभी नहीं उठाए। व्यापक छानबीन में यह बात भी सामने आई थी कि इस सिलसिले में औपचारिकता निभाने को अधिकारियों की टीम जब अपना घर में आती थी तो जसवंती अपने ऑफिस में बिठाकर ऐसी जोरदार खातिरदारी करती थी कि वे लोग उसके ऑफिस में बैठे बैठे ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर वापस चले जाते थे। खैर, अपना घर की युवतियों की जांच के लिए 12 मई 2012 को मेडिकल बोर्ड गठित करके जांच का कार्य आगे बढ़ा दिया गया था। जसवंती की पूछताछ में यह बात भी सामने आ रही थी कि संस्था के सदस्यों का उत्पीड़न करने व महिलाओं का यौन शोषण करने के अलावा उसने एक नहीं 2 नवजात शिशुओं को भी बेचा था। इस संबंध में जसवंती का एक ही स्पष्टीकरण था कि इन बच्चों की अच्छी परवरिश और उनके उज्जवल भविष्य को देखते हुए उसने उन्हें दिल्ली व अलीगढ़ के संपन्न दंपतियों को गोद दिया था। हालांकि इस सब का कोई रिकॉर्ड संस्था के पास उपलब्ध नहीं था। पुलिस की 2 टीमों को इन दंपतियों की खोज के लिए अलीगढ़ व दिल्ली भी भेजा गया, मगर कोई सफलता नहीं मिल पाए। पूछताछ में जसवंती ने यह बात कबूल की थी कि अलीगढ़ वाले लोग 31,000 में व दिल्ली वाले 60,000 में बच्चा लेकर गए थे। इस संबंध में संस्था के नाम पर डोनेशन की रसीदें कटवा ली गई थीं। पुलिस की गहन पूछताछ में जसवंती ने यह भी स्वीकार किया कि वह केंद्र की लड़कियों को बार गर्ल्स की तरह शादी समारोहों में नाचे गाने के लिए भी भेजा करती थी। तरीका सही हो या गलत, जसवंती का मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना था। 1992-93 में जसवंती का अपने पति से तलाक हुआ था। तब ये लोग गाय के गोबर की खाद बेचने का धंधा करते थे। तलाक के बाद जसवंती अनाथ बच्चों के एक आश्रम की केयरटेकर बन गई। इसका फायदा उसे यह हुआ कि उसके संपर्क सूत्र बढ़ने लगे। नगर के प्रभावशाली लोगों से वह नित्य प्रति मिलने लगी। फिर वह दिन आते भी देर नहीं लगी जब उक्त लोगों की सहायता से उसने अपना खुद का एनजीओ भी स्थापित कर लिया। देखते देखते अपनी संस्था की कमाई से वह इतनी अमीर हो गई कि धन दौलत अर्जित करने के अलावा उसने अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बना ली। रोहतक की श्रीनगर कॉलोनी की 3 मंजिला विशाल इमारत में अपना घर की स्थापना करने के बाद उसने यहां के अबोध सदस्यों से अपने खेतों पर बेगार कराना भी शुरू कर दिया। जसवंती नवाल कुछ ही समय में इतनी मालामाल हो गई थी कि उसके परिचितों को ये सब सपने की तरह लगा करता था। दरअसल जिले की अधिकतर योजनाओं का कार्य उसी को सौंपा गया था। इनमें एक योजना थी ईंट भट्ठों पर चलने वाली बचपन पाठशाला, जिसके लिए इसे चलाने वाली गैर सरकारी संस्था को भारी भरकम राशि देने का प्रावधान था। एनजीओ का अपना धंधा शुरू करने के 4 साल के भीतर ही जसवंती ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसका नाम प्रतिष्ठित के साथ साथ अमीर लोगों की सूची में भी आ गया। अमीर बनने के पीछे की उसकी घिनौनी सच्चाई जब सामने आई तो सब आश्चर्यचकित हो उठे थे। आगे की कार्रवाई करते हुए जसवंती के बयानों पर 15 मई को पुलिस ने अपना घर की काउंसलर वीना व जसवंती के कजिन सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद प्रशासन ने ये काम किया कि जसवंती को दिए सभी सम्मान उससे वापस ले लिए। फिर अपना घर के तमाम शरणदाताओं को अलग अलग शहरों के आश्रय केंद्रों में भेज दिया। अन्य कई बच्चों के साथ एक गूंगी भरी लड़की भी थी, जिसे रोहतक के अपना घर से भिवानी के स्वाधार केंद्र में शिफ्ट किया गया था। यहां उसका मेडिकल होने पर वह गर्भवती पाई गई। फिर तो हड़कंप मच गया। तुरंत एक पुलिस टीम और गूंगे बहरों के विशेषज्ञ को भिवानी भेजा गया। युवती से इशारों में यह बात तो समझ ली गई कि वह पिछले 2 सालों से अपना घर में थी, जहां उससे अक्सर दुराचार होता था, मगर इन दुराचारियों के बारे में वह ज्यादा नहीं समझा पाए। बाद में सामने लाए जाने पर उसने जय भगवान की पहचान अपने साथ दुराचार करने वाले के रूप में की थी। 1 जून को डीजीपी की ओर से अपना घर सिलसिले की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रेषित की गई। हरियाणा सरकार की तरफ से अपना घर में रहते रहे सभी लोगों की सीलबंद मेडिकल रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में दाखिल करवाई गई, लेकिन इन क्रियाओं से संतुष्ट न होकर कार्यवाहक चीफ जस्टिस एम कुमार व जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले की गहराई में जाने के लिए हरियाणा के स्टैंडिंग काउंसिल अनिल मल्होत्रा के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी गठित कर दी, जिसने अपनी रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध आंकते हुए मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश कर दी। 13 जुलाई 2012 को सीबीआई की टीम ने रोहतक पहुंचकर इस केस का जांच कार्य एकदम नए सिरे से शुरू किया। सीबीआई अधिकारियों द्वारा अपनी जांच पूरी कर 7 अगस्त 2012 को 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल कर दिए गए।
23 सितंबर 2014 से इस केस के आरोपियों का विधिवत ट्रायल शुरू हो गया। 14 फरवरी 2018 को गवाहियां पूरी हो चुकने के बाद मामले में अंतिम बहस शुरू हुई, जो 10 अप्रैल 2018 को पूरी हुई। 18 अप्रैल को सीबीआई अदालत की ओर से एक आरोपी को बरी करते हुए अन्य 9 को दोषी करार देकर इन्हें सजा सुनाए जाने की तारीख 24 अप्रैल 2018 निर्धारित कर दी। इस रोज खचाखच भरी अदालत में सीबीआई के माननीय विशेष जज जगदीप सिंह ने उक्त दोषियों को जो सजा सुनाए वह इस प्रकार रही। मुख्य आरोपी व अपना घर की संचालिका जसवंती नवाल के अलावा उसके दामाद जय भगवान व कजिन कम ड्राइवर सतीश को उम्र कैद की सजा। जसवंती के बेटे जसवंत सिंह को 7 साल कैद की सजा। जसवंती पर 52,000, जय भगवान व सतीश पर 50-50,000 व जसवंत पर 20,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया, जिसके अदा न करने पर इन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। माननीय अदालत की इस सजा में जसवंती की बेटी सुषमा उर्फ सिम्मी, चचेरी बहन शीला व अपना घर की काउंसलर वीना को अंडरगोन किया गया है, यानी जितना अरसा वे अंडर ट्रायल के रूप में जेल में बिता चुकी हैं, वही उनकी सजा रहेगी। जसवंती की सहेली रोशनी व अपना घर के कर्मचारी रामप्रकाश सैनी को फिलहाल प्रोबेशन पर छोड़ा गया है, यानी कुछ समय के लिए उनका आचरण देखा जाएगा। शिकायत मिलने की सूरत में इन पर दोबारा कार्रवाई की जा सकती है। सजा सुनाए जाने के दौरान जसवंती फूट फूट कर रोते हुए अदालत से सजा कम किए जाने की गुहार लगाती रही, मगर अब उसकी चीखों पुकार का किसी पर कोई असर होने वाला नहीं था। अदालत के उठते ही अन्य सजायाफ्ता आरोपियों के साथ जसवंती को भी अंबाला की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। अपना घर की शाही जिंदगी के बाद तमाम कड़ाई वाला यह बड़ा घर जेल की अब उसका व उसके साथियों का नया ठिकाना होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है अब्दुल अली जी का, और उन्होंने कहा है कि मैं पहली बार आपकी कहानी सुन रहा हूं, वरना मैं शमशेर की कहानी सुनता हूं और उस्मान सैफी जी की। तो अब्दुल की तहे दिल से धन्यवाद कि आपने कहानी सुनी, और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। इसके अलावा सोनिया जी ने कमेंट किया है कि वो कहानी को रेगुलर सुनते हैं और उन्हें कहानी अच्छी लगती है। तो सोनिया जी, थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, सहयोग बनाए रखें। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।